वो हमारी हवेली में मुलाज़मा थी। इसे देखकर मेरा दिल बेचैन होने लग जाता है। एक रात मैं इसके क्वार्टर में चला गया, वो मेरी मिन्नतें करती रही, लेकिन मैंने इसके वजूद से अपनी ख्वाहिश पूरी कर दी। इसके बाद हर रात यही होने लगा, वो मेरे बारे में किसी को नहीं बताती थी। अचानक ही मुझे शहर जाना पड़ा। जब मैं हवेली वापस आया तो ये सुनकर मेरी जान निकल गई कि इस मुलाज़मा को हवेली से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो फवाली हामला। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रात के वक्त मैं इस मुलाजमा के क्वार्टर में दाखिल हुआ तो वो गहरी नींद सो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता इसके बेड के पास आया और वहीं बेड पर बैठ गया। इसके चेहरे को देखने लगा। मैं इसकी गर्दन पे देखा जहाँ कल रात की मेरी शिद्दतों के निशान मौजूद थे। वो चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत से जाए हुए सो रही थी। लेकिन इस वक्त मेरे दिन पर क्या गुजर रही थी वो बस मैं ही जानता था। मेरा जी चाह रहा था एक पल में इस लड़की को अपनी बाहों के हिसार में जकड़ लूँ, फिर अपनी शिद्दतें निछावर करने लग जाऊँ। मैं इस हवेली का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का था और आज तक किसी ने भी कोशिश ही नहीं की थी। मैं जो मर्ज़ी कहता था, कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। मेरे हाथ आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद पर चल रहे थे। मैंने जैसे ही इसके दुपट्टे को इसके वजूद से अलग किया तो वो एकदम से उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर घबराहट छा गई थी, उसका रंग जर्द पड़ चुका था। वो मुझे कहने लगी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज़ यहाँ से जाएं। वो डराने वाली हो गई थी। कहने लगी, खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। मैं आपको नहीं बर्दाश्त कर सकती कि आज आपने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं सबको आपके बारे में बता दूंगी। वो मुझे धमकी दे रही थी, लेकिन अगर इसने पिछले 2 दिन में किसी को कुछ नहीं बताया था तो इसने आज भी कुछ नहीं बताना था। इसी चीज़ ने मुझे शह दे रखी थी कि वो किसी को कुछ नहीं बता सकती। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब होने लग गया। वो पीछे होती जा रही थी। मैंने झुककर इसकी पेशानी पर बहुत सा होसा दिया तो इसने अगले ही लम्हे मुझे खुद से दूर धक्का दिया। कहने लगी, आपको मसला क्या है? जाए यहाँ से, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? आप जब चाहेंगे मुझे आकर इस्तेमाल करेंगी। मैं तो बहुत जल्द यहाँ से चले जाऊँगी। मैंने कहा, बेशक चले जाना, लेकिन पहले मेरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। तुम जितना पैसा मांगोगी, जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन अपनी ज़बान किसी के सामने मत खोलना। वो मुझे कहने लगी, घटिया इंसान, अपना पैसा अपने पास रखो। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो गुस्सा भी कर रही थी, मेरी मिन्नतें भी कर रही थी। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी। अचानक ही मैंने इसे बाजू से पकड़कर अपने करीब किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिद्दतें इस पर निछावर करने लगा। वो रोने लगी, मेरी मिन्नतें करने लगी, कहने लगी, खुदा के लिए मुझसे दूर रहें, क्योंकि मेरे पास ना आए। लेकिन मैं इसकी एक बात भी नहीं सुन रहा था। मैं इसे जो हासिल करने आया था मुझे तो वो चाहिए था। बस मैंने जाने इसके वजूद में ऐसा कौन सा नशा था कि मेरी तो प्यास ही नहीं बुझ रही थी। न जाने कितनी देर थी मैं इससे अलग हुआ तो वो बुरी तरह से डरने लगी। कहने लगी, हो मेरे पीछे पड़ गई हो, क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो? इतना बड़ा जुल्म कर रही हो? इसकी बात सुनकर मैं हंसते हुए कहा, तुम इतनी ज़्यादा हसीन हो, क्या करूं मैं तुम्हें? फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने जाने वाला। ये कहकर मैं अभी इससे करीब ही बैठा था। मैंने एकदम से इसके मुंह पर हाथ रखा और इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे अपने कमरे में ले आया। वो खुद को चुराने की कोशिश कर रही थी। मेरा कमरा साउंड प्रूफ था। मुझे मालूम था कि इसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकेगा। यहाँ तक तो वो सच में ही सब कुछ चीख चीख कर इकट्ठा कर सकती थी। मैंने कमरे में लाकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और लॉक कर दिया। वो कमरे के दरवाजे की तरफ आई और लॉक खोलने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, ये तुमसे नहीं खुलेगा। वो कहने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। ये कहकर वो मुझसे दूर जाने की कोशिश करने लगी, मुझे अपने करीब भी नहीं आने दे रही थी। मैंने कहा, ऐसा जुल्म मत करो, अब यहाँ तक मैं तुम्हें ले आया हूँ तो मैं तुमसे दूर तो बिल्कुल नहीं रहूँगा। ये कहकर मैंने एकदम से इसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब किया और इस पर झुका वो रोने लगी। इसने मेरी कलाई पर अपने नाखून गाड़ दिए। मैंने इसे पीछे धक्का दिया। मेरी कलाई से हल्का हल्का खून बहने लगा था। इसके नाखून बहुत बुरी तरह से मुझे लगे थे। इसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। रोने की वजह से इसकी आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन मुझे इस पर कहाँ रहम आना था और मैंने ज़रा भी इस पर रहम नहीं किया। वो मेरे बाजू के हिसार में सो रही थी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होने लग गई। मैंने पहले इस मुलाजमा की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ। मैं
देख लेता तो पहले अगर कोई देख लेता तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाना था। मैंने ऊँची आवाज़ में पूछा कौन है, तो बाहर से मेरे बड़े भाई की आवाज़ आई, कहने लगी फ़ारिस यार जल्दी आओ, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, इस वजह से मैं नहीं आ सकता, मुझे अभी सोना है, प्लीज़ दोबारा दरवाज़े पर दस्तक मत दीजिएगा। इस वक्त मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरे कमरे में आए, तो मैंने सारे लॉक तो मैंने सारे लगाए हुए थे। अचानक ही मेरे ऊंचा बोलने पर वो उठ के बैठ गई और अगले ही लम्हे वो मुझसे अलग हुई। इसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ चुके थे, वो रोने की वजह से आँख लाल हो चुकी थी और इसका चेहरा बिल्कुल सूज चुका था। वो मुझे नफ़रत भरी निगाह से देख रही थी, इसकी आंखों में इतनी नफ़रत। मैंने एकदम से इसे अपने बाजू से पकड़कर बेड से नीचे धक्का दिया। कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर सोने की? तुम्हें मालूम है तुम 2 टके की मुलाजमा हो, यहाँ बस मेरे बिस्तर की जीनत बनने आई हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगती। कहने लगी मुझे जाना है, मुझे अपने आप को बचाना है। मैंने इसे देखा तो वो बुखार में तप रही थी, इसे बहुत ज़्यादा बुखार हो चुका था, शायद रात भर होने की वजह से इसे इतना तेज़ बुखार हुआ था। मैंने इसे अपने कमरे के पीछे वाले दरवाजे से निकाल दिया, वो अपने क्वार्टर में चली गई। इसके जाने के बाद मैं फ्रेश हुआ और नीचे आया। मुझे देखकर भाई कहने लगे तुम्हें तो बुखार था, इतनी जल्दी तुम ठीक भी हो गए। इसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया। अचानक ही मैंने देखा वो टेबल पर नाश्ता लगा रही थी, इसकी रंगत बिल्कुल सर्द पड़ चुकी थी, अजीब सा रंग हो रहा था, हाथ इसके कप कपा रहे थे, वो नाश्ता सर्व कर रही थी। अचानक ही इसके हाथ से चाय वाली केतली गिर गई और वही गिरकर वो बेहोश हो गई। न जाने मेरे दिल को क्या हुआ था, मैं जल्दी से उठकर इसके पास जाने लगा, लेकिन मेरे माई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे पागल हो क्या, वो मुलाजमा है, गिर गई तो क्या, बाकी मुलाजिम आकर इसे उठा लेंगे। मैं इसे देख रहा था, 2-3 औरतें लेकर इसे इसके क्वार्टर में चली गई थी। मेरी मम्मा कहने लगी ये मुलाजमा मुझे कुछ दिनों से बड़ी अजीब लग रही है, मेरे ख्याल से मुझे मुलाजमत चेंज कर लेनी चाहिए। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला था, मुझे बार बार इसका ख्याल आ रहा था। न जाने से क्या हुआ था, इसे नाश्ता भी नहीं कर पा रहा था। मुझे मालूम था कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन न जाने क्यों मैं खुद ये बस्ता इस लड़की को ना तुम्हें छोड़ना चाहता था, ना मैं इसे अपनाना चाहता था। दरमियान में एक ही रास्ता बचा था जो मैंने अपनाया हुआ था, और मैं जानता था ये बहुत गलत है, इसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ जाएगी। बस सोचते जा रहा था, सारा दिन यूनिवर्सिटी में भी इस लड़की के बारे में सोचता रहा। रात के वक्त जब मैं घर आया था सब शायद सो चुके थे, क्योंकि रात के 2 बज रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता इसके क्वार्टर की तरफ जाने लगा। मैंने इसके क्वार्टर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन आज वो अंदर से बंद था। मैंने बहुत ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से इसकी भीगी हुई आवाज़ आई, जैसे वो अभी तक रो रही हो। वो मुझे कहने लगी चले जाएं यहाँ से, मैं आपको अपने क्वार्टर में नहीं आने दूँगी, मैं आपकी दरिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रोते हुए बोले जा रही थी। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, अगर दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो मैं तोड़ के अंदर आ जाऊँगा। इसके बाद तुम सोच भी नहीं सकती, जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा वो तुम बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर कहने लगी मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना, आप जो मर्ज़ी कर लो। वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी और इसी अंदाज में बोले जा रही थी। मैंने बहुत ज़ोर से दस्तक देना शुरू कर दी, यूँ लग रहा था जैसे दरवाज़ा भी टूट जाएगा। ये क्वार्टर थोड़ा अलग था, इस वजह से दोनों को दूसरा कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। वैसे भी सारे मुलाजिम इस वक्त काम से थक कर सोए हुए थे, किसी को भी किसी की कोई फिक्र नहीं होती थी। काफ़ी वक्त बाद इसने दरवाज़ा खोला। रोने की वजह से इसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े थे, इसकी सफ़ेद रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी। इसके चेहरे की तरफ देखने लग गया। अचानक ही मैंने इसे पीछे की तरफ धक्का देकर क्वार्टर का दरवाज़ा बंद करते हुए इसके करीब आया और कहा तुम एक बात की समझ नहीं आती। मैंने कहा ना, दरवाज़ा आराम से खोल दो। क्यों नहीं खोल रही थी? वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगी आप मेरे साथ जो जुल्म कर रहे हैं किसी को नहीं बता पा रही, आप मेरी मजबूरी का क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं? मजाक के लिए मेरी ज़ात को यूँ मत रौंदे। मैंने कहा मुझे तुम्हारी आदत है ये, या तुम्हारा नशा हो गया है, ये नशा बढ़ता जा रहा है। मैं क्या करूँ, इस पर मेरा अपना बस नहीं चल रहा। ये तुम्हारे भीगे होंठ मुझे बहका देते हैं, तुम्हारी आँखें तुम्हें देखने पर मुझे काबू नहीं पाता। कि तुम्हारी नम आँखें मुझे मज़ीद बहका देती हैं, तुम्हें देखने पर मैं खुद पर काबू भी नहीं रख पाता।
मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसके बालों को पीछे करता हुआ इसके गालों को सहला रहा था। इसने मेरा हाथ झटक दिया, कहने लगी, मुझे आपसे और आपके बच्चे से घिन आती है। खुदा के लिए मुझसे दूर रहा करे। वो बहुत बुरी तरह से डरने लगी थी। लेकिन मेरी निगाहें तो मुसलसल इसके वजूद का तवाफ़ कर रही थी। मैंने कहा, तुमसे दूर नहीं हो सकता। कहने लगी, गलत कर रही हैं। मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है, मैं बस तुमसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। मैंने कहा, कल के लिए भी मैंने सही रास्ता अपनाया हुआ है। वो बहुत शिद्दत से रोने लगी, कहने लगी, बहुत बुरा कर रहे हैं आप, आपको इसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। मैंने कहा, किसी की हिम्मत नहीं कि इतनी औकात नहीं कि कोई मुझे सज़ा दे। लेकिन मैं भूल गया था कि अल्लाह की भी एक लाठी है जिसे मैं बिल्कुल अनजान बन चुका था। मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस मासूम लड़की का इस्तेमाल किए जा रहा था, जो शायद बहुत ज़्यादा बेबस और मजबूर थी। इसके मजबूरी का मैं खूब फ़ायदा उठा रहा था। 3 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना था, इस वजह से मैं चला गया। लेकिन जब 2-3 दिन बाद मैं वापस आया तो सीधा इसके क्वार्टर में गया, लेकिन वो क्वार्टर में मौजूद ही न थे। इसका सामान पड़ा हुआ था, लेकिन क्वार्टर में वो नहीं थी। मुझे हैरत हो रही थी कि वो अचानक से कहाँ चली गई। रात हो चुकी थी, इस वक्त मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था। सारे मुलाजिम भी सो रहे थे। अगर घर वालों से किसी से पूछता तो इन्होंने वैसे ही मुझे कहना था कि तुम्हें क्या है, एक मुलाजमा के बारे में इतनी पूछगछ क्यों कर रहे हो। उन्होंने मुझे बताना नहीं था, इसीलिए मैं परेशानी से अपने कमरे में आकर धीरे धीरे नाश्ते की टेबल पर मैंने पूछा, मम्मा वो मुलाजमा कहाँ गई, बहुत अच्छी चाय बनाती थी इसकी, तो मुझे आदत हो गई। मम्मा ने मुझे घूर कर देखा, कहने लगी, ऐसी बदकार लड़की को हम घर में मुलाजमा नहीं रखते। पता नहीं किसके साथ मुँह काला करके आई थी। गरीब माँ बाप की बेटी थी, मैं तो घर से निकाल दिया। गरीब माँ बाप का ख्याल नहीं किया, न जाने कहाँ मुँह काला करती रही है। मैं हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा, वो गुस्से से ने सबके सामने बोल गई। वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ। मेरा भाई कहने लगा, जानते हो वो जो थी हामिला थी और कह रही थी ये बच्चा फारिस्ता है। भला इन 2 टकी की लड़की के साथ मेरा बेटा क्यों मुँह काला करेगा। मैं मामा की तरफ देख के जा रहा था। मैंने कहा, मम्मा फिर कहाँ चली गई। मैं बहुत नरमी से पूछ रहा था और वो सब हैरत से मुझे देखे जा रही थी। भाई कहने लगे, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे वो बच्चा सच में तुम्हारा हो। मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। मम्मा कहने लगी, मैंने तो घर से ही बाहर भिजवा दिया ऐसे गुनाहों की पोटली के लिए। मेरी हवेली में तो कोई जगह नहीं है, ना जाने कहाँ चली गई होगी। मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लगा। मैंने वहीं खाना अधूरा छोड़ा और उठकर अपने कमरे में आ गया। इसका फ़ोन नंबर मेरे पास था। मैं मुसलसल इसके नंबर पर कॉल कर रहा था, लेकिन इसने कॉल पिक नहीं की थी। मुझे मालूम था कि हवेली की एक मुलाजमा इसकी दोस्त थी। मुझे इससे पूछना चाहिए कि वो कहाँ गई। शायद इसे कुछ मालूम हो कि मैंने इससे पूछा, तो कहने लगी, साहब जी मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, लेकिन वो अपने घर भी नहीं गई। मेरे पास बस एक ही हल बचा था। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुका था। मैं इसके कमरे की तरफ चला गया। मैं बहुत ज़्यादा बेबस हो चुका था। मैं बेबसी की ये हद थी कि मेरा दिल कर रहा था चीख कर रोने लग जाऊं। बस वो लड़की कहीं से मेरे पास आ जाए, मैं इसे अपने सीने से लगा लूं और सबको बताऊं कि हाँ ये बच्चा मेरा है। इसमें इसका कोई गुनाह नहीं, बल्कि गुनाह नहीं लड़की का। मैं बड़ी बी के कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने ही मैं इसमें इसका कोई कसूर नहीं। मैं बड़ी बी के कमरे में दाखिल हुआ, सामने ही वो बेड पर बैठी थी। मैं बेसाख्ता ही इनके पास किया। मैं इनकी गोद में सर रख लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी बी मेरे बालों में हाथ फेरती हुई कहने लगी, मेरे बच्चे को क्या हुआ। मैंने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बड़ी बी। इन्होंने जब मेरी पेशानी पर बहुत सारी परेशानियाँ देखी, क्या गलती हो गई मुझे बताओ। क्यों परेशान हो। मेरी आंखों में आंसू देख वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि आज से पहले मैं कभी रोया नहीं था। मुझे यूँ रोता हुआ देखकर वो घबरा गई थी। मैंने कहा, बड़ी भी हमारे घर में जो मुलाजमा थी, मैं इसके साथ निकाह किया था और मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं इसके साथ सारे ताल्लुक़ कायम कर चुका था। जानती हैं वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन घर वालों ने इसे निकाल दिया। ना जाने वो कहाँ चली गई। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। मैं कहाँ से इसे ढूँढूँ, कहाँ से लेकर आऊँ, बताओ। मैं उनके पास बैठता हुआ बोला। बड़ी भी कहने लगी, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे। मैंने कहा, बड़ी भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का तो पता नहीं, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं जी नहीं सकता, मुझे वो चाहिए। मुझे नहीं पता मैं रोता हुआ बोले जा रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आखिरी हल वही है। वो मुझे कहने लगी, वो लड़की मेरे पास आई थी और इस वक्त वो तुम्हारे फ्लैट पर मौजूद है और एक मुलाज़िमा इसका ख्याल भी रख रही है। तुम बेशक कितने ही मुझसे झूठ बोल लेते, लेकिन मुझे बहुत पहले का पता था कि तुमने इस लड़की से निकाह किया है।
और तुम अपनी ख्वाहिश इससे पूरी करते हो। तुम बहुत अमीर थे, बिखरे हुए बाप के बेटे थे, तुम इसके साथ गुनाह भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हें पता था कि तुम्हें पहले दिन से इससे मोहब्बत थी, इसी वजह से तुम इसके साथ कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि एक पाकीज़ा रिश्ता कायम किया। बड़ी बी की बात सुनकर मैं फ़ौरन से उठा। वो कहने लगी, कहाँ मैं इसके पास जाने लगा हूँ। वो कहने लगी, लेकिन तुमने अगर इसे दोबारा धोखा दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इसे तुमसे दूर कर दूंगी। मैंने कहा, कभी नहीं दूंगा। ये कहकर मैंने जल्दी से इसे अपनी गाड़ी निकाली और फ्लैट की तरफ आया। फ्लैट की चाबी मेरे पास पहले ही मौजूद थी। मैंने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और बेडरूम की तरफ जाने लगा। मैं बेडरूम में गया तो सामने ही वो गहरी नींद सो रही थी। शायद इसका ख्याल रखने वाली मुलाजमा जा चुकी थी या वो अकेली रहती थी। मैं बेसाख्ता ही जाकर इसके कदमों में बैठकर इसके कदमों में सर रख दिया और बुरी तरह से रोने लग गया। इसकी नींद हमेशा से ही बहुत कच्ची थी। वो फ़ौरन उठकर बैठ गई और मुझे अपने कदमों में बैठा देखकर कहने लगी, फारिस आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इसकी आंखों से आंसू बहने लग गई थी। मैं इसके पास बैठ गया, इसके सामने बैठा तो वो बेसाख्ता ही मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मैंने आपको इस दिन बहुत पुकारा, आपने कहा था आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन मेरा ख्याल रखेंगे। इस दिन कहाँ चले गए थे। जानते हैं मुझे कितनी अजियत दी आपके घर वालों ने। मुझे क्या कुछ बोला, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया। वो बोले जा रही थी। मैंने इसे खुद में छुपा लिया, अपने बाजुओं के अंसार में छुपा लिया, यूँ जैसे कोई मुझे से इसको छीन के ले जाएगा। मैंने इसकी पेशानी पर बोसा दिया, इसके हाथों की हथेलियों को चूमने लगा। मैंने कहा, कभी मुझसे दूर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे अपने सीने से लगाया हुआ था और वो बहुत शिद्दत से रोए जा रही थी। मैंने कहा, रोना बंद करो, मुझे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुम्हें ज़िंदगी में रोता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें मोहब्बत देना चाहता हूँ, बहुत सारी मोहब्बत। वो कहने लगी, मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने अपने माँ बाप को भी खो दिया। जानते हैं वो मेरे चचा चचती थे जिन्होंने मुझे बेटियों की तरह पाला, लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद इन्होंने मुझसे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। अगर आपकी दादी जान नहीं होती तो ना जाने आज मैं कहाँ होती। होते हुए वो बोले जा रही थी। मैंने कहा, तुम कहीं भी ना होती, मैं तुम्हें ढूंढ लेता जहाँ भी तुम होती। मैं अपने घर वालों को भी इसके बारे में बता चुका था। पहले पहल तो सब नाराज़ हुए, लेकिन फिर क्या कर सकते थे। आखिर इन्होंने मेरी ज़िद के सामने हार मान ली और इस लड़की को कबूल कर लिया। जी तो नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी कहानी।